नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक करंट अफेयर की सीरीज़ है, जिसमें हम हर महीने जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण आती है, इसके अलावा जो दूसरी मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनके समसामयिकी सवालों को देखते हैं और उन्हीं मैगजीन्स में से जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड आपके सवाल होते हैं करंट अफेयर के, उनको कवर करते हैं। आज हम जो लेटेस्ट प्रतियोगिता दर्पण की है मार्च 2026 का एडिशन, उसमें से सिलेक्टेड समसामयिकी के सवालों को देखेंगे। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस रूट पर चलाई गई है? तो देखिए, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस तो अभी तक चली रही है। 2019 में इनकी शुरुआत होती है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी वो दिल्ली से वाराणसी के मध्य में चली थी। वो थी एसी चेयर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब भारत सरकार या भारतीय रेलवे स्लीपर वाली जो वंदे भारत है उसको चलाने की योजना उसने बनाई और पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस 2026 जनवरी में यहाँ पे चल चुकी है। और किस किस स्टेशन के बीच चली? ये हावड़ा और गुवाहाटी के मध्य में चली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर राज्यों की बात करेगा तो बंगाल और असम। ठीक है। अगला, सरकार द्वारा जनवरी 2026 में लिए गए एक निर्णय के तहत अटल पेंशन योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? अटल पेंशन योजना सरकार की एक बहुत बड़ी स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है कुछ हिस्सा अपना कुछ वर्षों तक जमा करेगा और फिर 60 वर्ष के बाद उसको महीने की पेंशन मिलेगी। पेंशन की जो रकम होगी वो 1000 न्यूनतम होगी और अधिकतम 5000 रुपए होगी। इस पेंशन योजना में भाग लेने की जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष की आयु है। यानी अगर आप इस आयु वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना को सरकार ने 2015 में शुरू किया था 2010 के लिए। 2026 में इसको अब आगे बढ़ा दिया है और कब तक के लिए बढ़ाया है? इसे 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो देखिए, यूरोपीय देशों का एक संघ है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को इंग्लिश में हम शॉर्ट में यू कहते हैं। ईयू के अंदर टोटल 27 देश आते हैं। इन 27 देशों में से 20 देशों ने पहले ही आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपना चुके हैं या घोषित कर चुके हैं। अभी जनवरी 2026 से 21वां देश बना है जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और यह है बुल्गारिया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से कितनी देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है? तो आप कहेंगे 21। 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया की इससे पहले जो मुद्रा थी लेव, इसके स्थान पर अब उसने किसको अपनाया है? यूरो को अपनाया है। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जनवरी 2026 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2025-26 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है यानी एनएसओ है, इसने 2026 के पहले अग्रिम अनुमानों में यह अनुमान लगाया कि 2025-26 में भारत की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? 7.4% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला, राज्यों की निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक की दृष्टि से भारत के किस राज्य की रैंक सर्वोच्च है? तो देखिए, नीति आयोग निर्यात की तैयारियों को लेकर के एक सूचकांक जारी करता है जिसे हम निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई कहते हैं। यह सूचकांक का चौथा संस्करण जो नीति आयोग है उसने जारी किया जनवरी 2026 में। इसके अनुसार भारत में सर्वोच्च रैंक वाला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बेसिकली इस सूचकांक को 2 कैटेगरी में जारी किया जाता है। एक है बड़े राज्यों की कैटेगरी और दूसरी है छोटे राज्य, हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में लगभग 18 राज्य शामिल हैं और इन 18 राज्यों में पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र।
नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पे तमिलनाडु का स्थान है। नंबर 3 पर गुजरात है। अगर हम दूसरी कैटेगरी है, छोटे राज्य, पर्वतीय राज्य, हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर के और केंद्र शासित प्रदेश, इनकी बात करें तो इसमें टॉप करता है उत्तराखंड। नंबर 2 पर रहता है जम्मू कश्मीर। नंबर 3 पर रहता है नागालैंड। तो आपको पूछेगा राज्यों की निर्यात तैयारियों की सूचकांक में छोटे राज्यों की कैटेगरी में कौन नंबर 1 पे रहा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या स्थान रहा? नंबर 1। ठीक है। और बड़े राज्यों में यह स्थान महाराष्ट्र को मिला। ठीक है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या थी? तो देखिए, विश्व पुस्तक मेला जो है हर साल जनवरी में दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा पुस्तक मेला इसे माना जाता है। इस वर्ष इसका 53वां संस्करण आयोजित किया गया। 10 से 18 जनवरी के मध्य में ये चला और इस बार की थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो ये पुस्तक मेला आयोजित होता है, इसमें हर साल एक देश को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाता है और एक देश को फोकस कंट्री घोषित किया जाता है। हर बार पेपर में सवाल बन जाता है कि इस बार के पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो आप कहेंगे यह कतर को दिया गया। और फोकस कंट्री किसको चुना गया? फोकस कंट्री यहां पे अब की बार स्पेन को चुना गया। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। गेस्ट ऑफ ऑनर कतर, फोकस कंट्री स्पेन विश्व पुस्तक मेले में। ठीक है। अगला, अमेरिका द्वारा आरोपित टैरिफ के चलते भारत के निर्यात व्यापार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट देखी गई? तो काफी समय से ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा मुद्दा कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए थे, तो उससे भारत के निर्यात पर, भारत के एक्सपोर्ट पर काफी उल्टा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद भारत का जो कुल निर्यात है उसमें 4.33% की वृद्धि होती है, ना कि गिरावट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये नंबर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि टैरिफ काफी ज्यादा चर्चा में रहे, काफी हाई टैरिफ्स थे। उसके बावजूद भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स था वो 4.5% के करीब लगभग बढ़ा। ठीक है। अगला, निम्न में से किस कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र का पहला अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 विकसित किया जा रहा है? तो देखिए, आप जानते हैं अंतरिक्ष में जो एक अभी स्पेस स्टेशन है जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS कहते हैं, ये स्थापित है। इसको स्थापित किया गया था 1998 में। 5 देशों की पांच जो स्पेस एजेंसियां थी, जिसमें नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रशिया की रोसकॉस्मोस ये शामिल थी। इसके अलावा जापान की जाक्सा ये शामिल थी, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी और साथ में कनाडा की स्पेस एजेंसी। इन 5 स्पेस एजेंसियों के द्वारा मिलकर यह ISS बनाया गया था 1998 में। अब यह स्टेशन काफी पुराना हो चुका है और 2030 तक इसको यहां से हटा दिया जाएगा इसी क्षेत्र के लिए, ताकि यहां पर और स्टेशन स्थापित किए जा सकें। कई सारे देश अपने प्राइवेट जो स्टेशन है वो स्थापित कर रहे हैं। जैसे चाइना ने अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया है जिसका नाम पूछा जा सकता है तियानगोंग। ये इसके स्पेस स्टेशन का नाम है जिसे चाइना ने बनाया है। इन देशों के अलावा भारत और रशिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। इनके साथ साथ देश तो बना ही रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की एक कंपनी है जो अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्रयास कर रही है। बहुत चांस है 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। यह प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसका नाम है हेवन 1 और इसे अमेरिका की एक कंपनी है वास्ट, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। आप जानते हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये लखनऊ में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर जो 3 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? पहले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन तीनों की प्रतिमाएं यहां पर स्थापित है और इस पूरे परिसर को कहा जाता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। कहां पर है? लखनऊ में है। और किन किन की प्रतिमाएं हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो इन तीन नामों को आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया। यह किस लिपि में लिखा गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संथाली भाषा में संविधान का यहाँ पे विमोचन किया गया। यह जो संथाली भाषा में संविधान लिखा गया, इसकी लिपि आपसे पूछी गई है। लिपि है इसकी ओल चिकी लिपि। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस लिपि को 1925 में रघुनाथ शर्मा के द्वारा विकसित किया गया था और इसी लिपि में संथाली भाषा में संविधान लिखा गया है, जिसका विमोचन राष्ट्रपति ने किया। ठीक है। विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दुनिया का पहला देश जिसने कानून बनाकर 16 साल के कम बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर बैन लगाया है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। पिछले साल यह खबर आई थी, आधिकारिक तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए कानून बनाया और दिसंबर 2025 से यह कानून लागू है, जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने कानून बनाकर 16 साल से कम के उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाया। ठीक है। देश का पहला कागज रहित न्यायालय निम्न में से कौन सा है? तो देश का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? यह बना है कलपेट्टा जिला न्यायालय। कलपेट्टा जो जिला न्यायालय है, यह केरल में पड़ता है। केरल का जो वायनाड है वहां पर पड़ता है और यह देश का पहला ऐसा कोर्ट बना है जो पूरी तरीके से पेपरलेस है। ठीक है। अभ्युदय 3 निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए, अभ्युदय 3 जो है यह किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? अभ्युदय 3 बेसिकली तकनीकी हिंदी को बढ़ावा देने वाला एक सम्मेलन था जिसका आयोजन जनवरी 2026 में किया गया। किसके द्वारा यह आयोजन हुआ था? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है इसने किया था, जिसके माध्यम से जो टेक्निकल हिंदी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। समाचार की सुर्खियों में रहा जहानपोरा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, जो जहानपोरा है इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपना जो उनका महीने का कार्यक्रम है मन की बात उसमें किया था। जो ये जहानपोरा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्यों फेमस है? तो जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर 2000 साल पुराने मानव निर्मित मिट्टी के ढेर पाए गए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। तो काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा। 2000 साल पुराने मानव के द्वारा बनाए गए मिट्टी के ढेर यहां से मिले हैं। ठीक है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने कुंभ मेला की तर्ज पर मेडाराम यात्रा का आयोजन किया है? तो कुंभ मेला जो होता है इसी की तर्ज पर मेडाराम यात्रा, इसको किस राज्य के द्वारा आयोजित किया गया? ये किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना की जो सरकार है इसने 28 से 31 जनवरी के मध्य में इस योजना का, इस यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया। ठीक है। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि रहे थे? तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 जो था ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस था। कई बार नंबर भी पूछ लेता है कि बताइए 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि इस बार जो थे वो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था एंटोनियो कोस्टा और दूसरी थी उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है। तो 2 और 3 हमारा सही आंसर होगा। 2 और 3 ये रहा। ठीक है। जो एंटोनिया कोस्टा हैं यह यूरोपियन परिषद की अध्यक्ष हैं और जो लेयन है उर्सुला वान डेर लेयन यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एक यूरोपियन काउंसिल की और एक यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है। ये दोनों संयुक्त रूप से इस बार के गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि थी। तो 2 और 3 हमारा सही आंसर होगा। जो एंटोनियो गुटरेस है ये यूएन के महासचिव हैं, ये नहीं थे। और फ्रेडरिक मर्ज की बात करें, ये जर्मनी के चांसलर हैं। इनको लेकर के भी सवाल बन सकता है और ये इसी साल जनवरी में ही 2026 में भारत यात्रा पे गए थे। प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में ये गए थे और पतंग महोत्सव में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं ये जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है। अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो यहाँ से और क्या क्या सवाल बनते हैं
इस बार का जो गणतंत्र दिवस था, 77वां गणतंत्र दिवस, इसकी जो मुख्य थीम थी, बेसिक थीम थी, वो था वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये इस बार की मुख्य थीम थी। ज्यादातर जो झांकियां निकली, टोटल झांकियों की संख्या थी 30 झांकियों में से 17 झांकियां अलग अलग राज्यों की थी और 13 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की या सेना से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ज्यादातर झांकियों की जो थीम थी वो इसी पर आधारित थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। अब सर्वश्रेष्ठ झांकी को लेकर के भी सवाल बनता है। देखिए, झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जब दिया जाता है तो दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक दिया जाता है निर्णायकों के डिसीजन पर और एक दिया जाता है लोकप्रियता के डिसीजन पर। ठीक है, तो निर्णायकों के डिसीजन पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई जिस राज्य की, वो था महाराष्ट्र। ठीक है, और लोकप्रियता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी गुजरात की चुनी गई। ठीक है, तो आपने इन दोनों को याद रखना है। अगला, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनसे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जी नरेंद्र यानी गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन जनवरी 2026 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इनके स्थान पे जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक हैं, ये झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश हैं और संगम कुमार साहू ये बिहार जो है यानी पटना हाईकोर्ट जो है उसके नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2026 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो 2026 की पासपोर्ट रेटिंग आ गई है। भारत का स्थान पिछली बार की तुलना में क्या रहा? 80वां रहा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पिछली बार भारत इसमें 85वें नंबर पे था, अब 80वें नंबर पर आ गया है। 80वें नंबर पे आए यानी भारत को अब ज्यादा देशों में या तो बिना वीजा के एंट्री मिलेगी या वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। पहले से आपको वीजा लेने की अनुमति नहीं है। कितने देशों की संख्या है ऐसी? तो 55 ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय जो हैं वो केवल भारत का पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। वहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा या बिना वीजा के ही एंट्री मिल जाएगी। पिछले साल हम किस नंबर पे थे? पिछले साल हम 85वें नंबर पे थे, अब की बार 80वें नंबर पे हैं। शीर्ष में कौन है? टॉप में कौन है? टॉप में पिछली बार भी सिंगापुर था, अब की बार भी सिंगापुर है। नंबर 2 पे अब की बार 2 देश हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने अरब डॉलर का रहा? तो देखिए, आरबीआई के पास जो रिजर्व्ड फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वह दिसंबर 2025 के अंत में 696 अरब डॉलर के करीब रहा। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 696.610 अरब डॉलर इसकी एग्जैक्ट संख्या है। ठीक है, पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में ये जो रिजर्व था यानी विदेशी मुद्रा भंडार थी, ये लगभग 640 अरब डॉलर के करीब थी, लेकिन दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 696 अरब डॉलर रहा। ठीक है, एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो हमारी एक इन्वेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआईए, इसके नए महानिदेशक जो बने हैं इनका नाम है राकेश अग्रवाल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कई बार एजेंसियों के जो नए प्रमुख बनते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, तो एनआईए के नए जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है राकेश अग्रवाल। अगर हम शत्रुजीत सिंह कपूर की बात करते हैं तो ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। और प्रवीण कुमार की बात करें, ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, एनआईए, आईटीबीपी, बीएसएफ, और ये तीनों उनके नए प्रमुख हैं जो आपने याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो भी कवर हों और उनसे जुड़े वह जो बैकग्राउंड है, उनसे जुड़े जो सवाल हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।